जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के दूसरे शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो 2019, 2020 और 2021 से भी एक प्रश्न पूछा गया है। सबसे ज़्यादा प्रश्न एक बार फिर से आपके स्टैटिक जीके से ही पूछे गए हैं। साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री से कुछ प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर www.kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि बंगाल का जो परमानेंट सेटलमेंट है जिसे हम लोग अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं यह किस वायसराय के समय में शुरू हुआ था। तो इसके बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। यह रिपीटेड क्वेश्चन है और इसे शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे 1793 में शुरू किया था। क्या प्रावधान था इसमें? तो इसके अंतर्गत जो भी भूमि से संबंधित राजस्व लिए जाते थे कंपनी के द्वारा, तो कंपनी और जमींदारों के बीच में एक समझौता होता है और उसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। कब हुआ था ये? तो 1793 में ये हुआ था। और ध्यान रखिएगा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में सबसे पहली बार इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित होता है। तो हमारे देश में कुल मिलाकर के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसी में से एक है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा नृत्य होता है वह भगवान कृष्ण और राधा की जो प्रेम कहानी है उसको डेडिकेट किया जाता है, यानी कि इन्हीं को ये समर्पित होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और अगर हम लोग यहाँ पर मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो लाई हरोबा का जो त्यौहार होता है मणिपुर में, उसके दौरान भी इसका परफॉर्मेंस दिया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में आपको ग्रुप डी एग्जाम देना है तो इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए कई सारे फ्री टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। तो नीचे इन सभी टेस्ट की जो लिंक है वह मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10 और उसके बाद में आप यहां पर इनरोल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो कई सारे फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे अनअकैडमी ऐप के ऊपर, वहां पर जाकर के आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने से पहले यानी कि इसमें इनरोल करने से पहले आपको यूज करना है कोड KV10। तो देख सकते हैं बहुत सारे आपको यहां पर फ्री में मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप CBT2 एग्जाम और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप खरीद सकते हैं। तो कई सारे सुविधाएं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं और यहां पर भी अगर आप कोड यूज करते हैं KV10 तो तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जो ये डिस्काउंट है वह 10% का है, मार्च महीने से ये 5% का होने वाला है। और अगर हम लोग रेलवे एग्जाम की बात करते हैं तो 12 महीने का कोर्स मात्र 3000 रुपये का है। तो इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। टेस्ट 2 आप जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि चंद्रयान-1 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान बैक अगेन। तो चंद्रयान-1 की बात करते हैं तो PSLV XL C11 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? PSLV XL C11 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च हुआ था? तो डेट भी आपको याद रखनी है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या क्या था? तो इसमें एक था ऑर्बिटर और एक इसमें था इम्पैक्टर। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? तो जी माधवन नायर इस समय प्रमुख थे। तो इसके ऊपर वैसे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। लगभग 1 लाख लोगों ने इसे देख भी लिया है। तो ऊपर के आई बटन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 43B है वह किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 43B की बात करते हैं तो ये कोऑपरेटिव से संबंधित है, यानी कि जो सहकारी समितियां हैं उनसे संबंधित आर्टिकल 43B। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान आपको अनुच्छेद 43B में मिलेगा और ये हमारे संविधान में संशोधन के द्वारा आया था। कौन सा संशोधन था? तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 के द्वारा हमारे संविधान में अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया था। इसके अलावा जो अनुच्छेद 19 है उसमें संशोधन हुआ था और एक नया भाग 9B को भी इसमें जोड़ा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी को किस वर्ष कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी।
तो यहाँ पर बाद में एक बच्चे ने ये बताया कि प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि किस घटना के बाद में गांधी जी ने ये जो कैसर-ए-हिंद की उपाधि है इसे वापस कर दिया था। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये जो उपाधि है वह गांधी जी को दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उस समय चल रहा था पहला विश्व युद्ध और गांधी जी यहाँ पर भारतीयों से अपील करते हैं कि पहले विश्व युद्ध में वे ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता करें और उसके बाद में ब्रिटेन हमको कर देगा आज़ाद। तो इसीलिए यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो मदद का आह्वान किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के लिए, तो उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में गांधी जी ने अपनी इस उपाधि को वापस कर दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जनवरी 2021 में LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती। और इन्होंने अभी जनवरी माह में ही LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। LIC की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आप ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर महिला किसान दिवस की बात हो रही है। वैसे अगर हम लोग किसान दिवस की बात करते हैं तो वह मनाया जाता है 23 दिसंबर को, लेकिन महिला किसान दिवस की बात करते हैं तो इस साल 18 जनवरी को जो किसान बिल का विरोध हो रहा है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाया गया है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका होगा 18 जनवरी। अब महिलाओं से जुड़े हुए कई सारे अन्य दिवस होते हैं जो कि ऑलरेडी NTPC में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद में होता है राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी को होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद में एक होता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को होता है। एक हमारा होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि अभी 24 जनवरी को मनाया गया है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इनमें से कई तो ऑलरेडी NTPC में पूछे जा चुके हैं, वैसे भी इनके पूछे जाने की संभावना हमेशा होती है किसी भी एग्जाम में, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो हमारे यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको किस प्रकार से यूज किया जाए या किस प्रकार से वे यूज किए जाएंगे उसके लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मदद करता है। तो ये प्रश्न एक पूछा गया था। उसके बाद में एक प्रश्न था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुई थी या किसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी? तो हमारे यहाँ पर जो दांडी मार्च शुरू होता है 12 मार्च 1930 को, उसके ठीक समाप्ति के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की जाती है। तो 15 से 20 बार ऑलरेडी NTPC परीक्षा में दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न था। एक प्रश्न पूछा गया था कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यहाँ पर वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो ये भी ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। इनमें से अगर कोई प्रश्न आपको लगता है कि वह परीक्षा में नहीं पूछा गया है या फिर अलग तरीके से पूछा गया है तो वह आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि जब मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करूं तो उसमें वह सारी चीज़ें करेक्ट करके मैं आपको दे सकूं। मुझे जैसा यहाँ पर बच्चों के द्वारा फीडबैक मिलता है या जिस प्रकार से उनके द्वारा मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है उसी के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन की जो भाषा है उसमें थोड़ा सा आपको बदलाव भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो आसान सा प्रश्न था। जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है वह कपास के उत्पादन के लिए होती है। इससे पहले पूछा जा चुका है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गुजरात है पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे और उसके बाद में आता है तमिलनाडु मध्य प्रदेश का नंबर। इसके अलावा पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा कपास की मिलें कहाँ पर हैं? तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा मिलें अगर हम लोग संख्या में बात करते हैं तो ये आपको मिलेंगी तमिलनाडु में। लेकिन कितना यहाँ पर कॉटन प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र आपका हो जाएगा पहले नंबर पर। कपास उत्पादन में हमारा देश भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आयतन के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे लंबी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी है अमेजन नदी। तो जल अपवाह क्षेत्र के अनुसार बात किया जाए, अपवाह क्षेत्र के अनुसार बात किया जाए या फिर आयतन के अनुसार बात किया जाए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है। और अगर हम लोग ओवरऑल लेंथ में बात करें सबसे लंबी नदी की तो वह है नील नदी, जो कि बहती है अफ्रीका में, विक्टोरिया लेक से ये निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो यहां पर कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको सिंधु की सहायक नदी को चूज करना था। अब अगर हम लोग किसी भी नदी की बात करते हैं तो दो प्रकार से उसकी सहायक नदियां में होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई नदी इस साइड में फ्लो कर रही है तो इधर से जो आकर के मिलेंगी उन्हें हम लोग कहते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और इधर से कहते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिंधु नदी की बात करते हैं तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में जास्कर हो गया, झेलम है, चिनाब है, लूनी है, ब्यास, सतलुज और हाकरा, तो ये सारी हमारी बाएं तरफ से सहायक नदियां हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग राइट साइड की बात करते हैं तो स्योक है, काबुल, गिलगित, स्वात, खुर्रम, जौब, ये सारी दाहिने तरफ से आकर के सिंधु नदी में मिलती हैं। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में आपको मिलेगा, वहां से इसका उद्गम होता है। और याद रखिएगा इसकी लंबाई टोटल है 3249, तो कहीं कहीं आपको 3180 भी मिलेगा, 3249 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विंस्टन चर्चिल को किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो विंस्टन चर्चिल जो कि यूके के पूर्व पीएम रह चुके हैं, 1953 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1953 में। और इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का जो पहला लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल का मतलब हुआ जिसके माध्यम से हम लोग अपने किसी भी मिशन को लॉन्च करते हैं, यानी कि बात हो रही है रॉकेट की, तो इसका नाम है SLV-3 यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। प्रयोग इसका कब हुआ था? तो 18 जुलाई 1980 को रोहिणी सैटेलाइट को इससे लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च व्हीकल से इससे पहले भी कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा पहला लॉन्च व्हीकल था SLV-3। इसके अलावा एक हमारा है ASLV-3 यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक हमारा है PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक हमारा है GSLV जिसका नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसके बारे में भी आपको यहां पर याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सांप्रदायिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो उस समय ब्रिटेन के पीएम थे रामजे मैकडोनाल्ड, और इन्हीं के द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड की पेशकश की गई थी। कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या है? इसका सामान्य सा मतलब यह था कि हमारे देश में जो निर्वाचन व्यवस्था है उसको कास्ट बेस्ड कर दिया गया था, यानी कि जाति के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी रामजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, और इसीलिए इन्हें भारत में सांप्रदायिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस गुणसूत्र के मिलने पर लड़की का जन्म होता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जब XX मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है, जब यहाँ पर XY मिलते हैं तो लड़के का जन्म होता है। इसी प्रकार से जब XXY हो जाता है या फिर XYY हो जाता है तो उस स्थिति में ट्रांसजेंडर का यहाँ पर जन्म होता है। अगला प्रश्न एक RBI से था, तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था आप बताइएगा। 4 ऑप्शन शायद यहाँ पर दिए गए थे, उसमें से एक को एलिमिनेट करना था। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय से प्रश्न दिया गया था कि एक तरफ था संगठन, एक तरफ था उसका मुख्यालय, तो इनको आपस में मैच करना था, तो ये प्रश्न पूछे गए थे। आगे एक प्रश्न पूछा गया था कि E300 किस विटामिन से संबंधित है या फिर किस विटामिन का ये नाम है? तो जो हमारा विटामिन C होता है जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित होता है विटामिन E300। तो ये आपको याद रखना है। विटामिन C की बात हुई है तो इससे होने वाली जो डिसीज है, यानी कि इसकी कमी से होने वाली जो डिसीज है, इसे हम लोग कहते हैं स्कर्वी। कहाँ पर मिलता है विटामिन C? तो जो हमारे खट्टे फल होते हैं जैसे कि आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसके अलावा जो हरी सब्जियां होती हैं, टमाटर होते हैं, या फिर आपका वो कीवी हो गया, तो इन सभी में आपको विटामिन C पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो अगले 2 से 3 दिनों में विटामिन के ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी, और अगर किसी भी एग्जाम में विटामिन से प्रश्न पूछा जाएगा तो वह उस वीडियो से बाहर नहीं होगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन थे? तो यह एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था और इसके प्रकाशक थे राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय, और 1819 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, बंगाली और इंग्लिश भाषा में इसमें प्रकाशन किया जाता था। एक प्रश्न पूछा गया था कि किस चीनी व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहले भौतिकी में 1957 में नोबेल मिला था
स्योंग डाओ ली को। किसे? स्योंग डाओ ली को। अब बाद में एक लोगों ने यह बताया कि प्रश्न यहां पर इस प्रकार से पूछा गया था कि पहली बार किस चीनी व्यक्ति को शांति में नोबेल मिला था? तो ल्यू जियाओबो को 2010 में शांति में मिला था। साहित्य नहीं है, ये है शांति। तो शांति में नोबेल मिला था। तो चलिए, ये रहा आज के आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप अनअकैडमी के द्वारा अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। उन लिंक पर क्लिक करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आइए, जो हमारा आज का पहला शिफ्ट हुआ था उसके कुछ बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आसान सा प्रश्न था। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता यहाँ पर होती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करता है? तो अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो हमारे देश में जो टोटल परिवहन होता है उसका 40% होता है नेशनल हाईवे के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल हाईवे के द्वारा। अगर हम बात करें कि देश में कुल सड़कों का कितना परसेंट नेशनल हाईवे है, तो ये है मात्र 1.8%। कितना है? 1.8%। अगला प्रश्न पूछा था कि सोडियम को अगर हम लोग खुले में रख देते हैं तो किसके साथ अपक्रिया करके ये जल जाता है? तो ये होता है ऑक्सीजन। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ये जल जाता है। फिर प्रश्न पूछा गया था कि गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो गर्भाशय की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीटोसिन नाम का जो एंजाइम है वह यहाँ से स्रावित होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारी अभी नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत, मिड डे मील के अंतर्गत जो बच्चे हमारे होते हैं, यानी कि जिनको भोजन यहाँ पर दिया जाता है, उनको कितने कैलोरी यहाँ पर प्रोटीन दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 450 कैलोरी या फिर 12 ग्राम प्रोटीन का प्रावधान है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, और जो हमारे अपर प्राइमरी के हैं यानी कि जूनियर लेवल के बच्चे हैं उनके लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न था कि इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसमें ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे और नीचे आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी पीडीएफ में मैं इसको आपको अपडेट करके दूंगा। अगला प्रश्न कहा गया था कि केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो समिति है अभी जनवरी माह में ही बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष थे RS शर्मा। कौन थे? RS शर्मा इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि किस मछली में सिर, आंख व हड्डी नहीं पाई जाती है? अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था नीचे कमेंट में आप बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि महिला फीफा विश्व कप 2019 किसने जीता था? तो अगर हम लोग यहाँ पर महिला फीफा विश्व कप 2019 की बात करते हैं तो इसे जीता था अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने इसको जीता था। आयोजन इसका हुआ था फ्रांस में। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। उप विजेता कौन था? तो उप विजेता इसमें रहा था नीदरलैंड। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वैसे अगर हम लोग 2023 में होने वाले महिला फीफा विश्व कप की बात करते हैं तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इससे पहले पुरुषों का जो फीफा विश्व कप है वह 2018 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था रसिया में। इसे किसने जीता था? तो इसे जीता था यहाँ पर फ्रांस ने। किसको हराया था? तो फ्रांस ने हराया था क्रोएशिया को। 2022 में पुरुषों का भी फीफा विश्व कप होगा और ये आपके कतर में आयोजित किया जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है? तो ये जो सारे हमारे होते हैं ये आहार नाल का हिस्सा होते हैं। अब बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन रहा होगा वह इसका हिस्सा नहीं था। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय क्रांति की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से दोनों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। बाकी अगर इनमें से कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया गया है तो वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे जब मैं इसका PDF आपको दूं तो उसमें उन प्रश्नों को भी शामिल कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।